इटली में स्टडी करना है तो अभी का जो पीरियड चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल चल रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। कई लोग का एडमिशन लेटर आ चुका है, कई लोग का वीज़ा इंटरव्यू आ चुका है और कई लोग को वीज़ा भी मिल चुका होगा। ओके, सो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी वीज़ा नहीं मिला है, और दो ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज़ पे मैं आज बात करूँगी। एक टॉपिक है आपका वीज़ा इंटरव्यू और एक टॉपिक है आपका कवर लेटर। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इटली में स्टडी करने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके अलावा आपको अगर मुझसे सेशन लेना है 1-to-1 जिसमें आपको वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें करनी है या फिर फिनेंशियल पार्ट पे कुछ बात करनी है, कवर लेटर अगर आपको रिन्यू करवाना है या बनवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कवर लेटर। वैसे तो मैं हर साल कवर लेटर पे वीडियो बनाती हूँ, तो ऑफकोर्स इस साल भी बनाना ही था कवर लेटर पे वीडियो। सो कवर लेटर जो है ना, वो आपको पता होगा कि एक तरीके का वो एक ब्लूप्रिंट है ना आपकी प्रोफाइल का, क्योंकि आपको एज अ वीजा ऑफिसर पर्सनली नहीं जानता है, तो आपके कवर लेटर के थ्रू वीजा ऑफिसर को पता चलता है किन चीजों के बारे में। एक तो इन्फॉर्मेशन मिलती है और सेकंड उनको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन आपका पता चलता है, मोटिवेशन टू स्टडी, मोटिवेशन टू चूज दिस कोर्स, मोटिवेशन टू कम बैक टू योर होम कंट्री। ओके, दैट्स व्हाई कवर लेटर इज इंपॉर्टेंट। अगेन आप कुछ लोग कहेंगे कि मेरा कवर लेटर तो बहुत अच्छा था, मैंने सब कुछ ही मेंशन किया था, मैंने रीजन टू रिटर्न में भी बहुत ही कोई सॉलिड रीजन दिया था, फिर भी वीजा जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो अब कह सकते हैं बैड लक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि कई सारे बच्चे अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, और एक वीजा ऑफिसर हो, दो वीजा ऑफिसर हो, तीन वीजा ऑफिसर हो एक सेंटर पे, तो काफी ज्यादा उनके पास वर्कलोड रहता है। तो हमें ऑफकोर्स क्या करना चाहिए, हमें कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहिए कवर लेटर में, और जितना स्पष्ट रूप से, जितना क्लियर तरीके से हम उस बातों को रख पाए, उतने क्लियर तरीके से हमको कवर लेटर में रखना है। किस किस क्वेश्चन को कवर करना है कवर लेटर में वो देखते हैं पहले। तो पूरे कवर लेटर में आपको कवर करने चाहिए, कवर लेटर में कवर करने चाहिए आपको क्वेश्चंस रिलेटेड टू अबाउट योर यूनिवर्सिटी। सेकंड, आपको कवर करना है अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर चॉइसेस, योर एजुकेशन, योर स्किल्स, लाइक आपके बारे में। ओके, पहला यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर दूसरा आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस, आपके एजुकेशन, इसके बारे में। तीसरा चीज आता है अगेन आपके बारे में, लेकिन रिलेटेड टू अदर थिंग्स, दैट इज एकोमोडेशन, इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट्स। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गई। लास्ट में आपका आता है दैट इज फाइनेंशियल पार्ट। चार डिफरेंट कैटेगरीज में हो गया, हम डिवाइड कर लिए। पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताना है। तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना है सबसे पहले बड़े स्टेज पे कि इटली ही क्यों चूज की, सेकंड कि इटली में ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज की, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ही क्यों चूज किया, और फिर ये कोर्स आपने अगर चूज किया तो इसमें ये कोई स्पेशलाइजेशन है वो क्यों चूज किया। तो इन सबका आपको रीजन देना है। अब ये जो आप रीजन दोगे ना, ऐसे अलग अलग आपको पैरा नहीं लिखना है। कई बच्चे लिख देते हैं वाई इटली, वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, हेडिंग लिख देंगे, सब हेडिंग लिख देंगे और फिर नीचे पॉइंट्स लिखेंगे। मैं अगर ये कह रही हूँ कि आपको ये पॉइंट्स कवर करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक लाइन में इन पॉइंट्सों के बारे में लिखना है ना। इन तीनों चारों क्वेश्चंस को मिक्स करके आपको एक पैरा बनाना है। सिर्फ एक पैरा में आपको इनको एक्सप्लेन करना है। तो कम से कम लाइन में या एक लाइन में आप दो क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं कि वाई इटली, वाई दिस यूनिवर्सिटी, ओके, या फिर वाई कोर्स को, वाई यूनिवर्सिटी को और वाई दिस स्पेशलाइजेशन को भी आप एक दो लाइन में, एक सेंटेंस में आप कवर कर सकते हैं। ओके, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर कोशिश करोगे तो आप दोनों चीजों को कवर कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो ये यूनिवर्सिटी चूज की है बेस्ड ऑन कंट्री चूज की हो, वो भी आप चीज लिख सकते हैं, या फिर आपने कोर्स चूज किया हो बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी, है ना। देखो, जो मेन मकसद रहता है किसी भी स्टूडेंट का, अगर कोई भी एक जेन्युइन स्टूडेंट कह लो, जो मेन उनका रीजन रहता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का, वो रहता है कोर्स कैसा है, कोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, और वो जो पढ़ना चाह रहा है वो है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी में, कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो उस बेसिस पे भी जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी चूज करता है। तो आप अपने रीजंस दे सकते हो कि मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज की क्योंकि ये कोर्स इसी यूनिवर्सिटी में था, या फिर ये यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स है उसमें इस एरिया में ये रिसर्च चल रहे हैं, या फिर ये यूनिवर्सिटी में जो ये कोर्स है इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अब मैं और भी लिंक करके आपको बताती हूँ कि और कैसे इसको लिंक करके लिखना है। अब जो अपना सेकंड पार्ट था जिसमें आपको अपने बारे में लिखना है, आपके एजुकेशन, आपके स्किल्स, आपके पुराने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब क्वेश्चंस के भी आपको आंसर देने। अगेन, अब ये सब क्वेश्चन के भी आंसर आपको सेपरेटली नहीं देने के, अलग अलग लाइन में अलग अलग पैरा बना के नहीं। इस क्वेश्चन को आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ मिक्स करके लिखना है। कैसे कि अच्छा, ये यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में ये कोर्स था, ये कोर्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ाई की हुई है और मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, और मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स है और मैं ये स्किल्स को और एनहांस करना चाहता हूँ। ओके, या फिर मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ और इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो समझ रहे हो, मतलब इन क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको इन सबको मिक्स करके लिखना है कि एक बहुत ही प्यारी सी इसकी समरी बना के लिखनी है, क्योंकि आपको बनाना है सिर्फ कवर लेटर एक पेज में। ओके, उस एक पेज में ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। बहुत कुछ रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे बैचलर्स कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कौन से कॉलेज से किया, मार्क्स अच्छे नहीं है तो मार्क्स स्किप कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। आइल्स का बैंड लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रहा है जिससे लाइन्स बढ़ रहे
रहे हैं, जो अननेसेसरी है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन है, वो आप नहीं भी मेंशन करोगे तो चलेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, कैसे हैंडल करोगे क्वेश्चंस को, क्योंकि कई लोगों को ये आंसर्स नहीं पता होता है। तो आपको खुद से ही जानना पड़ेगा, खुद से ही इस चीज़ों को खोजना पड़ेगा। पहले तो यूनिवर्सिटी के बारे में जानना पड़ेगा, वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो जो हर कोर्स होता है, हर कोर्स की एक डिपार्टमेंट की खुद की वेबसाइट होती है, अभी तक तो आपको पता ही चल गया हो। वहाँ पे लिखा होता है वाई दिस कोर्स, या फिर इस कोर्स का फ्यूचर जो यूसेज है कोर्स का वो क्या है, वो सब आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा सब कुछ लिंक पता चल जाएगा, सारा ज्ञान मिल जाएगा। फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोजेक्ट्स क्या कर रही हैं, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, इस कोर्स में क्या हो रहा है, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। या फिर कोई ट्रेनिंग्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, स्टडी प्लान ढूंढना है। स्टडी प्लान क्या होता है, मोस्टली कंट्रीज में करिकुलम बोला जाता है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। तो स्टडी प्लान जब आप ढूंढते हैं, स्टडी प्लान में सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं और डिटेल्स में लिखा होता है कि क्या प्रोजेक्ट्स अगर है तो कौन सा कराया जाएगा, या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट है, तो जो भी चीज़ है नॉलेज लेना है बेसिकली, आप वेबसाइट से ले सकते हो। दूसरा नॉलेज अपने बारे में, तो अपने बारे में जानने की कोशिश करो अच्छे से। मुझे पता है ये कैसा क्वेश्चन है कि अपने बारे में जानने की कोशिश करो, हर किसी को अपने बारे में पता होता है, लेकिन कई बार नहीं पता होता। कई बार जब मैं सेशन लेती हूँ, कई बार जब मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि ये तो कभी मैंने सोचा नहीं, ये तो कभी मैंने खुद से पूछा नहीं। तो खुद से पूछो, खुद से पूछो कि मुझे पता है कि आप एक्साइटेड हो, आपको इटली आना है पढ़ाई करने के लिए, आपको भी बस यही दिख रहा है कि यार मुझे तो पढ़ाई करने आना है, पढ़ाई करने आना है, लेकिन आप थोड़ा डीप डाउन जाके देखो कि कैसे ये आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर के लिए, किस तरीके से आपके पास कुछ रिलेटेड स्किल्स है, खोजो उनको कि पहले कुछ स्कूल में प्रोजेक्ट किया था क्या, ढूंढो कहीं ना कहीं से। कोई भी प्रोजेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी प्रोजेक्ट किया है उसको लेके आओ अपने प्रेजेंट सिचुएशन में और कनेक्ट करने की कोशिश करो इस कोर्स के साथ, अपने फ्यूचर गोल्स के साथ, ओके, अपने एक्सपीरियंस के साथ। और जो अभी मतलब 12th जिन्होंने पास किया होगा तो उनको बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन अगेन आप स्कूल में कोई भी प्रोजेक्ट्स किया हो आपने, वो प्रोजेक्ट्स का मेंशन कर सकते हो, या फिर आप अपने बेसिस पे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल के ही बेसिस, स्कूल ही प्रोजेक्ट कराएगी तो आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप खुद से भी प्रोजेक्ट्स किए होंगे, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अब ये जो आप एनालिसिस करोगे अपने बारे में, आपको क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, क्या स्किल्स हैं, आप आइडेंटिफाई करोगे आपके सेक्टर में क्या चल रहा है, आप जिस कंपनी में फ्यूचर में जाना चाहते हो वहाँ पे क्या चल रहा है, ओके। इससे से आपका रिलेटेड होगा रीजन टू कम बैक, जो आपका तीसरा मेन जो हेडिंग है, जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, रीजन टू कम बैक टू योर होम कंट्री। तो जब आपको पहले से पता होगा कि आप क्यों ये कर रहे हो ये कोर्स, आपके पास ऑलरेडी क्या स्किल्स है, ये कोर्स करने के बाद फ्यूचर में क्या क्या सीखोगे, आप कौन कौन से पोजीशंस पे काम कर सकते हो, तो आप एक बेहतर तरीके से इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो थ्रू कवर लेटर, थ्रू योर इंटरव्यू कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो और आप क्यों वापस अपनी कंट्री में आना चाहते हो। ओके, 2-3 अगर रीजंस हैं तो आप 2-3 रीजंस भी दे सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि पूरे कवर लेटर में आपको एक पैरा तो इस चीज़ के लिए देना चाहिए, थोड़ा आपको 5-6-7 लाइन कम से कम इस रीज़न को डिफेंड करने के लिए लिखना चाहिए। अब वीज़ा वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन आप अपने तरफ से आप लिखो रीज़न टू कम बैक, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है रिजेक्ट होने का वीज़ा का, रीज़न टू कम बैक का। ओके, तो ये चीज़ आप उसमें मेंशन करिए। अगेन अब ये रीज़न मेंशन करने के लिए तो आपने पुराना जो रिसर्च किया होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए कि आप अपने बारे में आपने जो रिसर्च किया होगा वो आपको ज़रूर हेल्प होंगी ये बताने में कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, बट आपको प्लस थोड़ा मार्केट रिसर्च भी करना चाहिए। अपनी जो आप फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में अभी क्या चल रहा है, आपकी कंट्री में क्या स्कोप है, आप इटली में आ रहे हो तो इटली में क्या स्कोप है, कैसे उस चीज़ में काम किया जा रहा है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें काम करेंगे, कोई लेटेस्ट न्यूज़ है, आप वो लेटेस्ट न्यूज़ भी उसमें आप जानिएगा। ये आपको किस में काम आएगा, ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा। जब हम इंटरव्यू वाले सेक्शन में बात करेंगे तो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी। ओके, अब आ जाता है अपना फोर्थ वाला एरिया, दैट इज़ अपना स्पॉन्सर, मतलब अपना फिनेंशियल पार्ट। सॉरी, तो फिनेंशियल पार्ट है ना, वो एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी आप सेपरेट पैरा में लिखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर कवर लेटर में ये पार्ट देखे, इसलिए हम की बोल रहे हैं सेपरेट लाइन लिखो, सेपरेट पैरा में लिखो, क्योंकि कई बार होता है कि हो सकता है नज़र ना गई हो बीच में अगर कहीं लिख दिया हो स्पॉन्सर के बारे में, तो इसलिए हमेशा सेपरेट पैरा में इस इन्फॉर्मेशन को आप लिखिए। स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बैंक अकाउंट की डिटेल, कितने पैसे से कर रहा है, कितने अमाउंट से कर रहा है, कोई अगर ऐसी चीज़ है आपके फिनेंशियल लाइक जो आप दिखा रहे हो वीज़ा के लिए, कोई पिन पॉइंट वाली चीज़ है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट ब्रेक कराइए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने कवर लेटर के थ्रू। यानी आप सोचो कि कोई ऐसी डाउट वाली चीज़ है क्या मेरी फिनेंशियल एरिया में, जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को कोई डाउट हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है ना, उसको पहले से ही कवर लेटर में मेंशन कर दो। बहुत ज्यादा राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन से कम में भी आप वो चीज़, एक लाइन से कम में क्या ही करोगे, लेकिन एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, है ना, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। जितना शॉर्ट हो एक्सप्लेनेशन उतना बेटर है। और कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है वीज़ा ऑफिसर को। ओके, तो ये भी एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है अपना लास्ट वाला पार्ट, इसमें आपका एकोमोडेशन आ जाता है। एकोमोडेशन आप वेबसाइट से बुक कर सकते हो, जैसे आप booking.com से कर सकते हो, आप हाउसिंग एनीवेयर से कर सकते हो। हाउसिंग एनीवेयर में आपको 10% कैशबैक मिल जाएगा, आप
जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से आप बुक कर सकते हो। हाउसिंग एनीवेयर, मैंने भी जब मैं इंडिया से इटली आई थी तो मैंने हाउसिंग एनीवेयर ही यूज़ किया था। ओके, काफ़ी सेफ और एक अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे घर के वहाँ पे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो वेबसाइट। 30 डेज़ का वैसे आपको दिखाना होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कंट्री में। वैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो ऑफकोर्स इंडिया में देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाले भी देखते हैं, बांग्लादेश वाले भी देखते हैं, नेपाल वाले भी देखते हैं, तो आप देख सकते हो आपकी कंट्री में कि क्या लगता है। पाकिस्तान में वैसे 1 महीने का है, बांग्लादेश में 1 साल का होता है। जो आपको वीज़ा के लिए दिखाना होता है एकोमोडेशन, तो वो आपको उसमें चाहिए रहेगा। ओके, एंड तक का वेट नहीं करिएगा कभी भी बुकिंग के लिए, पहले से ही बुकिंग करके रहो, क्योंकि सितंबर मंथ में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है घर ढूंढना। ओके, और बुकिंग करना, और जब बुकिंग कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने का आपके पास एकोमोडेशन होना चाहिए। कभी भी 1 महीने का या 15 दिन की एकोमोडेशन मत लेके आना। ये मत करना कि पहले booking.com से बुक कर लिया और उसके बाद वीजा मिलने के बाद कैंसिल कर लिया, फिर आपने सोचा कि हो मिल जाएगा घर तो 1 दिन में, फिर आप मैसेज कर रहे हैं मुझे दूसरे लोगों को, ये मैं आ रहा हूँ इटली, इस सिटी में, उस सिटी में कल परसों पहुंच रहा हूँ, किसी के पास एकोमोडेशन है क्या? आप कैसे सोच सकते हो कि आपको 1 दिन 2 दिन में एकोमोडेशन मिल जाएगा? या तो आपने कभी भी अपनी कंट्री में एकोमोडेशन ढूंढा नहीं है, आपको पता नहीं है। ओके, तो इस चीज को लाइटली मत लेना आप लोग। अब इंश्योरेंस आप जो कवरेज है अप टू 30,000 यूरो का, वो आपको चाहिए रहेगा। ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस प्लस रिपार्टिएशन क्लॉज, कल कुछ हो जाता है स्टूडेंट को तो उसको लेके आया जा सकता है उसकी कंट्री, तो ये एक क्लॉज जो है वो एक इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योरेंस हो गए आपकी, हो गए, बचेगा फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट आप ले लेना पहले से, क्योंकि फ्लाइट टिकट आप सोचोगे जब वीजा मिल जाएगा तब लेंगे, तब तो फ्लाइट की टिकट आपको नहीं पता कितनी बढ़ जाए और आपको लॉस होगा। उससे बेटर अभी ले लो, और वो वाला सर्विस जो इसमें रहता है जिसमें आप कैंसिल कर सकते हो या डेट चेंज कर सकते हो, कुछ एडिशनल फीस दे करके आप वो वाली ले सकते हो फ्लाइट। एक और चीज, फ्लाइट टिकट जब आप लोगे तो एक्स्ट्रा बैग वगैरह, लगेज वगैरह लेके आने की जरूरत नहीं। इतना लेके आना जितना आप कंफर्टेबली अकेले हैंडल कर सको, किसी और के भरोसे नहीं रहना, ये आ जाएगा वो आ जाएगा लेने के लिए नहीं, क्योंकि अभी जर्नी आपकी काफी लंबी रहेगी। अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है फिर भी ठीक है, अगर आपकी फ्लाइट चेंज हो रही है बीच में तो आपको चेंज करना है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना कि आप कंफर्टेबल रहो, क्योंकि पहली बार आ रहे हो फॉरेन कंट्री, तो ऐसा लगेज बहुत ज्यादा मत रखना कि बहुत इनकन्वीनियंस हो। तो टोटल हम एक बार समराइज करके देखते हैं। तो हमने टोटल 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पे बात की। पहले यूनिवर्सिटी के बारे में जानना, सेकंड आप खुद के बारे में जानो, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो उस पर क्लैरिटी लेके आओ। थर्ड आपका है रीजन टू कम बैक टू योर होम कंट्री, वो एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन होना चाहिए। और फोर्थ है आपका दैट इज अबाउट योर फाइनेंशियल पार्ट, जिसमें आप अपने स्पॉन्सर के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस कहाँ से अरेंज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट है आपका जिसमें अदर चीज़ आ जाती है, जैसे अकोमोडेशन, इंश्योरेंस और आपकी फ्लाइट टिकट। ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ने एनरोलमेंट फीस भरी होगी, ट्यूशन फीस भरी होगी, तो एक लाइन आप कहीं भी मेंशन कर सकते हो, स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप जब स्पॉन्सर का पार्ट लिख रहे हो तब मेंशन कर सकते हो, या फिर जब आप एकोमोडेशन वाले पैरा में लिख रहे हो तब आप मेंशन कर सकते हो कि आपने आई हैव पेड माई एनरोलमेंट फीस ऑफ दिस मच अमाउंट, और कोई बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं डिटेल में। ओके।